ISLM मॉडल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है केनिज़म थ्योरी से ही ये सब आया है। केन्स ने ही प्रपोज किया कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरवेन करना चाहिए, कि गवर्नमेंट भाई इंटरवेन करो तब तो इकोनॉमी अच्छे से चलेगी। तो ये जेएम केन्स ने प्रपोज किया था। उसमें से एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं ISLM मॉडल। काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है। IS का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट सेविंग। देखो काफी रिलेटेड है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो शब्द काफी रिलेटेड है। और LM अच्छे से इसको समझो, एक बार समझोगे तो काफी इजी लगेगा ये, ठीक है। ये है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ये दो टर्म इसमें लगा हुआ है ISLM थ्योरी। मतलब एम का फुल फॉर्म लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर मनी। सो IS का मतलब है इन्वेस्टमेंट सेविंग और LM बोल रहा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर मनी। अब दो चीज ना काफी रिलेटेड है। एक तो केन्स की जितनी थ्योरी थी वहां पे हमने देखा, या मैक्रो इकोनॉमिक की जितनी थ्योरी है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मैक्रो इकोनॉमिक की थ्योरी को पढ़ने का, कि वी ट्राई टू डिटरमाइन द आउटपुट लेवल विच विल ब्रिंग द इकोनॉमी इन एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। हमारा मेन मोटिव ही यही है कि हम इकोनॉमी को एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन में ला सके। तो वो कैसे होगा, जब हमारा आउटपुट लेवल जो है वो सही होगा। तो we need to find out the output level which will balance the economy, or we will reach to an equilibrium situation जहाँ सब कुछ एक समतल, एक बैलेंस सिचुएशन में है। हम लोग नॉर्मली इक्विलिब्रियम से क्या समझते हैं, दैट इज डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। तो यहाँ पर भी हम लोग केन्स के थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू योर अग्रीगेट एक्सपेंडिचर, बोल सकते हो। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी पढ़े थे, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, केन्स थ्योरी में है। अब यहाँ ISLM मॉडल जो है ये क्या है, ISLM मॉडल एक थ्योरी है जो ना दो चीज को संग संग लेकर चल रही है, इसलिए इसको काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। यहाँ पे रियल मार्केट और मनी मार्केट दोनों को संग संग इक्विलिब्रियम में लाने का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। मतलब हमें दोनों को इक्वेट करके चलना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। ये नहीं कि हमारा रियल मार्केट या जो आउटपुट प्रोडक्शन हो रही है गुड्स और सर्विसेज व्हाटएवर, वो मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, वेयर इज मनी मार्केट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों को हम संग संग चल रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हो रहा है वो भी सही से चले, आउटपुट भी अच्छे से प्रोडक्शन हो, और मनी मार्केट भी हमारा इक्विलिब्रियम में रहे। तो दोनों को संग में लेकर चलता है ISLM। हम लोग तो ऐसे भी जानते हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों तो रिलेट करता है ना। ऐसा नहीं कि फिस्कल पॉलिसी अपने अपने चले और मॉनेटरी पॉलिसी अपने अपने चले, ऐसा नहीं हो सकता। इकोनॉमी नीड्स टू अलाइन दिस टू पॉलिसीज टुवर्ड्स द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेगी वो इन दोनों पॉलिसी को, वो फिस्कल पॉलिसी हो या मॉनेटरी पॉलिसी हो, both will align. Alignment of strategies and policies is needed in order to bring a common economic development. Clear? तभी तो दोनों होगा। इसका मतलब रियल मार्केट एंड मनी मार्केट नीड्स टू बी इन अलाइनमेंट। इसी चीज को, जो रियल मार्केट और मनी मार्केट का अलाइनमेंट है, या रियल मार्केट और मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम जो है ना, इसी को ISLM मॉडल में पोर्ट्रे किया गया। राइट, अब मैं आगे बढ़ूं, चलो अब मैं IS का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, इन्वेस्टमेंट सेविंग पहले। अब दोनों तो रिलेटेड है। हम लोग को सेविंग करने की इच्छा कब होगी बोलो तो, जब हम लोग का इनकम ज्यादा रहेगा और जो खर्चा प्राइस, जब हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, यस, बैंक से तो भी इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, बैंक से इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, तब हमको जितना हम पैसा रखते हैं उसके ऊपर मिलता है। यस, तुम अगर ज्यादा पैसा भी नहीं रहेगा तो फिर इंटरेस्ट ज्यादा नहीं मिलेगा। तो हमारा इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा मिलेगा तो हम ज्यादा सेविंग करने का इच्छा करेंगे। तो ये Y हो गया हमारा इनकम, माइनस C हो गया कंजम्पशन, तो Y माइनस C इज अवर सेविंग। अब इनका देखो ये ना मल्टीप्लायर रिलेशन है, मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड। ग्रेटर द Y, ठीक है, ग्रेटर विल बी योर सेविंग, बट डेफिनेटली कंजम्पशन कम होना पड़ेगा, बट रिलेशन इसका और इसका है मल्टीप्लायर का। ग्रेटर द Y ग्रेटर इज योर सेविंग। अब सेविंग जितना होगा उतनी ज्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट होगी इकोनॉमी में।
जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, फिर अगेन डिमांड होगा, अगेन प्रोडक्शन, मतलब इट विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लाई होगा, सेम चीज घूमेगा, रिपीट होगा, राइट? सो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फॉर्म। ऐसे ही चलेगा ना रिलेशन तो। सो वी कैन कनेक्ट वाई एंड एस, अगेन एस एंड वाई वी कैन कनेक्ट, हायर द सेविंग हायर इज द इन्वेस्टमेंट, ऐसा ही होता। तो अब यहाँ पर हम लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज तो हमें समझ में आया, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है तो एक आदमी को सेविंग करने की इच्छा ज्यादा रहती है, राइट? तो इसका मतलब अगर मैं इन्वेस्टमेंट सेविंग के कर्व की बात करूं तो ये जो सप्लाई कर्व है ना हमारा, सप्लाई कर्व, वो कुछ ऐसा रहेगा, नॉर्मल सी बात है। विथ हायर इंटरेस्ट रेट विच इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बोल सकते हैं ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्वांटिटी ऑफ फंड और क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, बोल सकते हैं, डिमांड और सप्लाई। तो नॉर्मल सी बात है, सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस और इंटरेस्ट, हायर द इंटरेस्ट मोर कंज्यूमर्स आर विलिंग टू सप्लाई, मोर पीपल जो वो सप्लाई करना चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टमेंट सेविंग जो है, पर इन्वेस्टमेंट सेविंग जो है ये हमारा इन्वेस्टमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डिमांड को पोर्ट्रे कर रहा है। ये जो आईएस कर्व है, स्पेशली अगर हम सिर्फ आईएस को फोकस करें, नॉट सेविंग, मैं अभी सेविंग को फोकस नहीं करी, इन्वेस्टमेंट सेविंग, या तुम फोकस करो इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तुम समझ लो तुम एक प्रोड्यूसर हो, तुम इन्वेस्टमेंट करोगे इकोनॉमी में, राइट? तुम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं बैंक के पास जाऊंगी और बैंक से पैसे लूंगी, लोन, राइट? इसका मतलब मैं तो ये जो पैसे ले रही हूँ, आई नीड टू रीपे द लोन विथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मेरे लिए जो लोन है, दिस इज अ कमोडिटी विच आई एम बाइंग, उसके लिए मुझे पेमेंट देना है। तो एज अ प्रोड्यूसर मेरा आईएस जो कर्व है वो कैसा होगा? वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा ना, because IS curve is representing the demand curve for the producer, और from the producer perspective investment saving ये क्या represent कर रहा है कि एक प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूसर उधार लेकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर 20% इंटरेस्ट रेट है, कितना ही प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा? क्लोज कर देगा, है ना। ऑन दी अदर हैंड जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, मे बी यहाँ 6% है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन हमारा यहाँ पर उधार लेंगे। ऑन दी अदर हैंड 20% पे सिर्फ इतना ही से लेते हैं, 6% पे इतने सारे लोग उधार लेंगे और प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो विथ लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विथ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, more people will buy. So IS curve is simply, it is representing the demand curve for capital, right? So from the producer point of view, so you need to understand this from the producer point of view. आपको एक producer के aspect से इसको समझना है। तो समझ में आ रहा है? एक मिनट, कर्व में जाती हूँ, बहुत कुछ है थ्योरी में। स्लोप ऑफ आईएस कर्व, मैं सीधा यहाँ पर आ जाती हूँ। हमारा स्लोप ऑफ आईएस कर्व कैसा है? नीचे की तरफ। अभी समझा है ना? दिस इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग। व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? सिंपल सी बात है, because price has got an inverse relationship. Same way, the rate of interest has got inverse relationship with the demand for the capital. Rate of interest के संग तो inverse relation रहेगा ना, demand for the capital. Because higher the cost of capital, lower people, lower producer will demand for investment, or the investment will be lower. Investment कम जाएगी। जब investment कहाँ कमेगी? ये चीज भी important है। देखो, जो producer है वो तो लोन ले रहा है, तो एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो क्या करेगा? तो नहीं लेगा, वो नहीं लेगा। इसका मतलब उसकी जो इन्वेस्टमेंट है इन प्रोडक्शन वो कम हो जा रही है,
डिक्लाइन हो रही है. सो वो नहीं लेगा. हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट leads to decline in productive investment, राइट, ये होगी. पर अब यहां पर देखो और एक कॉन्सेप्ट है, ये तो प्रोड्यूसर का कॉन्सेप्ट हो गया. अब जो जनरल कंज्यूमर है, जो सप्लायर भी बोल सकते हो, हाउस होल्ड हैं, या हम लोग नॉर्मल पैसे रख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पैसे को सेविंग्स कर रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, हम पैसे को लिक्विड में, लिक्विडिटी कब प्रेफर करेंगे, व्हेन डू वी प्रेफर मोर लिक्विड कैश. सिंपल सी बात है, हम लिक्विडिटी तब प्रेफर करेंगे जब इंटरेस्ट कम है ना. ऑन दी अदर हैंड आप देखो, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएगा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक में रख देंगे, सेविंग करते जाएंगे. सो यू विल फाइंड द सप्लाई कर्व और द लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व मूविंग अपवर्ड. So liquidity LM curve is actually representing the supply curve of the fund or supply of capital in the economy, overall economy. पूरा कॉन्सेप्ट जो है यही है इकोनॉमी में. IS curve is representing the demand from the producer aspect and LM curve is representing the supply of capital in an economy. Now supply is definitely dependent on the liquidity preference of the households. हमारा liquidity preference कितना है, हम अपने हाथ में पैसा रखना चाह रहे हैं, मतलब मैं चाह रही हूँ भाई लिक्विड मेरे पास पैसा रहे, आई डोंट वांट टू ब्लॉक इट. इंटरेस्ट नहीं चाहिए. इंटरेस्ट नहीं चाहिए. लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा तो हम क्यों अपने पास लिक्विड रखेंगे, हम भाई बैंक में जाके पैसा रखेंगे ना. तो दिस इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस. बढ़ता रहे. लिक्विडिटी प्रेफरेंस ये है कि हम हाथ में अपनी सुविधा के लिए कितना लिक्विड कैश रखना चाह रहे हैं. क्लियर है कॉन्सेप्ट. तो ये है लिक्विडिटी प्रेफरेंस. तो ये दोनों का एक मेल जहां पर होता है वो हमारा होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट. Important factor on which the effectiveness of monetary policy in the ISLM model depends is the slope of IS curve. A steep IS implies that investment is not very sensitive to the changes in the interest rate. अब देखो ये स्लोप हमारा IS कर्व का कैसा है, उसके ऊपर भी ये जैसे हमारा स्लोप दिख रहा है ना, हम लोग इसके पहले जैसे डिफरेंट टाइप का डिमांड कर्व पढ़े हैं ना, डिमांड कर्व पढ़े थे ना, एक होता है ऐसा, एक होता है ऐसा, या फिर ऐसे टाइप का है, या ऐसे टाइप का है, किस तरह का डिमांड कर्व है. तो यहाँ पे भी तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना हमारा, ये जो IS कर्व भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांड फॉर कैपिटल. तो अब यहाँ पर अगर ये स्टीप है काफी, वही चीज यहाँ पे बता रहा है, a steep IS implies that investment is not very sensitive to changes in interest rate. अगर स्टीप है तो इंटरेस्ट रेट से ज्यादा कोई मतलब नहीं रखता है. So a larger increase in interest rate is required in order to raise the aggregate spending and the income in the economy. So larger increase in interest rate is required in order to raise the aggregate spending and income in the economy. तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बता रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट को ज्यादा बढ़ा दिया जाए तब हम अग्रीगेट स्पेंडिंग को इकोनॉमी में बढ़ा पाएंगे. अग्रीगेट स्पेंडिंग को, एग्रीगेट स्पेंडिंग नॉट इन्वेस्टमेंट. अगर इंटरेस्ट रेट्स को हम इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज रिक्वायर्ड, काफी इंटरेस्ट रेट को हम बढ़ा देते हैं, इट विल रेज द अग्रीगेट स्पेंडिंग, मतलब हम अपने पैसे को जाकर बैंक में रख दे रहे हैं, सेविंग कर दे रहे हैं. द स्टीपर द IS कर्व लेस एक्सपेंशनरी द मॉनेटरी पॉलिसी भी. ये बता रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कर्व व्हिच इज देयर, राइट. Slope of LM curve. The slope of LM curve depends upon the interest rate and income sensitivity or demand for real money balances, right? A steep LM curve implies that interest responsiveness of demand for money is lower while income sensitivity is higher. Fine. In such case, monetary policy is quite effective in influencing output. यहाँ पर monetary policy काफी effective होगा. On the other hand, a flatter LM curve corresponds to higher interest sensitivity to demand for money and causes lesser increase in income and output. अब देखो बता रहे flatter LM curve है, जैसे हमारा horizontal level पे जाता है, तो higher interest rate sensitivity to demand. इसका मतलब क्या है, सेंसिटिविटी ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा, थोड़ा भी बढ़ा तो हम लोग ज्यादा सेव करेंगे, सेविंग ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी, वैसे हम लोग का बढ़ेगा. ठीक है. ब्लेंडिंग बिहेवियर, डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट, ऑल दोस थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. ये जो टोटल यहाँ पर जो है, बाकी सब चीज का जरूरत नहीं, एक बार समरी बता दे रही.
As the LM curve represents money market and use of monetary policy tool will shift this curve. ये वाला मैं नोट्स तुमको दे दूं, ये पढ़ लेगा तुम्हारा बुक से तो। अच्छा, मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? The monetary policy multiplier shows the effect of changes in real money supply on the equilibrium level of income, keeping the fiscal policy unchanged. When there is an increase in real money supply, the income will be rise by the amount of monetary multiplier. Multiplier क्या है? एक तो तुम समझ सकते हो, it's like बोलते हैं ना 2x 3x बोलते हैं ना, तो x is simply वो टाइम्स है, पर वो 2 जो है वो मल्टीप्लाई बोलते हैं ना 2x 3x, छाया से 2x 3x बोल रहे हैं, तो वो 2 जो है वो मल्टीप्लायर है, मतलब कितने गुना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मनी मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर भी उसी तरह का, वो क्या बोल रहा है कि द मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर शोज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन रियल मनी सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, मतलब रियल मनी सप्लाई इकोनॉमी में घुसा, उससे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में कितना चेंज हुआ, कीपिंग द फिस्कल पॉलिसी अनचेंज, फिस्कल पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। When there is an increase in real money supply, the income will rise by the amount of monetary policy. देखो, जब तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो इकोनॉमी में उतना पैसा भी तो घुसेगा, ठीक है ना? The higher the multiplier, the more will be the expansionary or contractionary effect of a money supply changes. अब जितना ज्यादा मल्टीप्लायर हाई होगा, जितना गुना तुम्हारा पैसा बढ़ रहा है उतना गुना इकोनॉमी बढ़ रहा है, तो घटेगा तो उतना घटेगा भी, तो वही बता रहे हैं यहाँ पर। द इफेक्ट ऑफ मनी, यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर का बड़ा खतरनाक सा, द वैल्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर इज डन, ये मैं बता दूंगी, ये इसका फॉर्मूला मैं दे दूंगी, बड़ा खतरनाक सा दिया है। Factors which determine the effectiveness of monetary policy analysis. The monetary policy aims to expand the income and output level in the economy. Clear हुआ ये वाला? देख लेते हैं ये वाला, पता है कैसे होता है? ये देखो, ये रेपो रेट है, रेपो रेट का इम्पैक्ट सीधा, रेपो रेट जो होता है ना वो तुम्हारा आरबीआई जो है, आरबीआई जिस रेट में बैंक्स को डिस्काउंट करता है बिल्स एंड ऑल, वो होता है रेपो रेट। रेपो रेट का इम्पैक्ट डायरेक्ट मार्केट रेट पे होता है, एसेट्स प्राइस पे, एक्सपेक्टेशन और कॉन्फिडेंस और एक्सचेंज रेट। अब इनका इफेक्ट होता है डोमेस्टिक डिमांड पे, उस चीज को बता रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में जो डिमांड है टोटल हमारा इंटरनल डिमांड, ये सब चीज। मतलब नॉन डोमेस्टिक डिमांड क्या है? नॉन डोमेस्टिक डिमांड कहाँ होता है? वो नेट एक्सटर्नल डिमांड। अच्छा, नेट एक्सटर्नल डिमांड, वो बोले नॉन डोमेस्टिक। हमको लगा ऐसा तो कुछ बोलना चाहिए। नहीं ना हम देखे कि हम लगा कि वो है, इसलिए हम नहीं, वो देख